हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरी प्यारी शेरनियों। तो स्वागत है एक बार फिर से सभी शेरनियों का यूपीटी प्लस सीएनएम के इस मैराथन क्लास के लेक्चर नंबर 34 में। तो ये हमारा 34 नंबर मैराथन चल रहा है। अब इसमें प्रश्नों के महातांडव तो हम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा मॉर्निंग में भी चल रहा है मिशन 11 जनवरी को लेकर। पढ़ लो चाहे जहाँ से सिलेक्शन होगा यहीं से। तो सभी शेरनियों का एक बार फिर से स्वागत है एकदम शानदार से ज़बरदस्त से क्लास में। तो आइए शेरनियों जानते हैं मॉर्निंग में आपकी जो हमारा प्रश्नों का जो महासंग्राम चल रहा है, इसका तीसरा नंबर लेक्चर सुबह में कितने बजे होगा? 4 बजे होगा। तो सुबह में 4 बजे तैयार रहिएगा सभी शेरनियाँ। 200 प्लस क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। 1100 प्लस क्वेश्चन तो हमने कर लिया, 1160 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। 200 प्लस क्वेश्चन फिर मॉर्निंग में आपको मिलने वाले हैं। तो ये मिक्स क्वेश्चन होंगे लगातार 3 घंटे एकदम शानदार तरीके से। 200 क्वेश्चन जब खत्म हो जाएंगे तब तक जुड़े रहेंगे। तो अंतिम प्रहार इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, जो पढ़ाया जा रहा है वही आएगा। तो एकदम कमर कस लीजिए सुबह को, बस 2 दिन और जागना है। हम आपके लिए मेहनत इतना कर रहे हैं तो आप भी कर सकती हैं। आपको तो बिस्तर में बैठकर मोबाइल में देखना है, हमें तो बैठ के पढ़ाना है, वो भी ठंडी के महीने में, गर्मी तो है नहीं। तो आइए स्वागत करते हैं एकदम शानदार जबरदस्त से सभी श्रेणियों का। तो आइए शुरुआत करते हैं हम इस मैराथन सीरीज में क्वेश्चन जो पढ़ने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने क्लास की तरफ। तो इस क्लास में हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। द्वारा स्वास्थ्य की WHO परिभाषा में कौन सा घटक शामिल नहीं है? शारीरिक कल्याण, मानसिक कल्याण, सामाजिक कल्याण या आध्यात्मिक कल्याण। मतलब WHO की परिभाषा में आध्यात्मिक घटक औपचारिक रूप से क्या शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? उपचार, रोकथाम, पुनर्वास या अनुसंधान। तो कह रहा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? तो समुदाय स्तर पर रोग होने पर पहले रोकथाम क्या होता है? प्राथमिक लक्ष्य माना जाता है, यानी तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोकथाम। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है प्राइमरी हेल्थ केयर का आधारभूत तत्व कौन सा है? समुदाय की भागीदारी, विशिष्ट चिकित्सा, निजी अस्पताल या उन्नत तकनीक। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का आधारभूत तत्व कौन सा है? तो हमारा तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए PSC। समुदाय की सक्रिय भागीदार पर क्या आधारित है, यानी समुदाय की भागीदारी। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगर गर्भावस्था में गर्भाशय का सबसे तेज विकास किस अवधि में होता है? प्रथम त्रैमास, द्वितीय त्रैमास, तृतीय या प्रसव काल। तो गर्भावस्था में गर्भाशय का सबसे तेज विकास किस अवधि में होता है? तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय त्रैमास में। तो द्वितीय त्रैमास में इस समय कोश की वृद्धि अधिकतम होती है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भस्थ शिशु में सर्वप्रथम विकसित होने वाला अंग कौन सा है? मस्तिष्क, यकृत, हृदय या फेफड़े। तो गर्भस्थ शिशु में सर्वप्रथम विकसित होने वाला अंग कौन सा है? तो हमारा पांचवे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हृदय। हृदय सबसे पहले कार्यशील अंग बनता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नवजात में तापमान नियंत्रण का प्रमुख कारण क्या है? पसीना ग्रंथियां, त्वचा की मोटाई, मांसपेशियां या ब्राउन फैट। तो नवजात में तापमान नियंत्रण का प्रमुख कारण क्या है? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, यानी ब्राउन फैट। यानी ब्राउन फैट ऊष्मा उत्पादन में क्या सहायक होता है। तो बढ़ते हैं आगे। सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य क्या है? प्रसव संख्या बढ़ाना, मातृ मृत्यु घटाना, अस्पताल निर्माण या दवा का वितरण। तो कह रहा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सातवें का ऑप्शन नंबर बी मातृ मृत्यु को घटाना। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था में रक्त की मात्रा बढ़ने का कारण क्या है? संक्रमण, भ्रूण की मांग, हार्मोनल परिवर्तन या शारीरिक व्यायाम। तो कह रहा गर्भावस्था में रक्त की मात्रा बढ़ने का कारण क्या है? तो हमारा आठवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हार्मोनल परिवर्तन। तो बढ़ते हैं इसी के साथ 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो
हार्मोन क्या कहता है, प्लाज्मा वालों को क्या कहते हैं, बढ़ाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है नवजात में मेकोनियम का रंग कैसा होता है, लाल, पीला, काला, सफेद। तो नवजात में मेकोनियम का रंग कैसा होता है, तो हमारा 9वें का राइट ऑप्शन नंबर सी, हरा काला। तो यह गर्भकालीन क्या होता है, अपशिष्ट से बनता है, तो हरा काला होता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सामुदायिक आवश्यकता आकलन का पहला चरण क्या है, योजना बनाना, समस्या पहचान, मूल्यांकन या क्रियान्वयन। तो सामुदायिक आवश्यकता आकलन का पहला चरण क्या है, तो हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या की पहचान। यानी बिना समस्या पहचाने योजना संभव नहीं होती है, इसलिए समस्या की पहचान जरूरी है। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भावस्था में अनुमानित प्रसव तिथि ज्ञात करने का नियम क्या कहलाता है, नेगेल नियम, अपकार नियम या मेंडल नियम या पावलोव नियम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेगेल नियम। तो गर्भावस्था में अनुमानित प्रसव तिथि को ज्ञात करने का नियम क्या कहलाता है, नेगेल नियम। यानी एलएमपी से ईडबल निकालने हेतु नेगेल नियम का प्रयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। नवजात में सबसे अधिक ऊष्मा हानि किससे होती है, विकिरण से, वाष्पीकरण, संवहन या संचालन से। तो नवजात में सबसे अधिक ऊष्मा हानि किससे होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा वाष्पीकरण से। नवजात में सबसे अधिक ऊष्मा हानि किससे होती है, तो वाष्पीकरण हो जाएगा राइट आंसर। तो गीली त्वचा से वाष्पीकरण द्वारा अधिक ऊष्मा जाती है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है परिवार नियोजन में अस्थायी विधि कौन सी है, आईयूसीडी, कंडोम, नसबंदी या गोलियां। तो परिवार नियोजन में अस्थायी विधि कौन सी है, तो परिवार नियोजन में अस्थायी विधि कौन सी है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा नसबंदी। नसबंदी अस्थायी गर्भ निरोधक विधि है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन का मुख्य कार्य क्या है, गर्भाशय संकुचन, गर्भाशय शिथिलता, दूध स्राव या ओवुलेशन। तो गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा गर्भाशय शिथिलता। यानी यह गर्भ को बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नवजात का सामान्य वजन कितना होता है, 1 से 1.5, 1.5 से 2, 2.5 से 3.5 या 4 से 5, 4.5। तो 2.5 से 3.5 kg होता है। यह समान परिपक्व नवजात का क्या होता है, मानक वजन है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य में रेफरल का उद्देश्य क्या है, रोगी हटाना, उच्च स्तर पर उपचार, आंकड़े संग्रह या लागत कम करना। तो सामुदायिक स्वास्थ्य में रेफरल का उद्देश्य क्या है, तो हमारा 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च स्तर पर उपचार। तो बढ़ते हैं आगे। तो गर्भावस्था में एनीमिया का सबसे सामान्य कारण क्या है, विटामिन B12 की कमी, फोलिक एसिड की कमी, प्रोटीन की कमी या आयरन की कमी। तो गर्भावस्था में एनीमिया का सबसे सामान्य कारण क्या है, तो हमारा 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरन की कमी। तो आयरन की मांग बढ़ने से कमी होती है। तो बढ़ते हैं आगे। कारण नवजात में रिफ्लेक्स मोरो किससे संबंधित है, मोरो रिफ्लेक्स किससे संबंधित है, पकड़, सूंघ, चूसना, डर, प्रतिक्रिया या चलना। तो नवजात में रिफ्लेक्स किससे संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा डर प्रतिक्रिया। यानी अचानक उत्तेजना पर यह रिफ्लेक्स क्या होता है, दिखता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा सामुदायिक स्वास्थ्य में आईईसी का पूर्ण रूप क्या है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन या इंटीग्रेटेड इमरजेंसी केयर या इंटरनल इवेल्युएशन कमेटी या इंटरनेशनल एजुकेशन सेल। तो सामुदायिक स्वास्थ्य में आईईसी का पूर्ण रूप क्या है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो व्यवहार परिवर्तन हेतु आईईसी क्या होता है, आवश्यक होता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन, प्रीक्लेम्सिया, एनीमिया या हाइपोग्लाइसेमिया। तो गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रीक्लेम्सिया। तो बीपी बढ़ना प्रीक्लेम्सिया क्या होता है, संकेत हो सकता है। तो बढ़ते हैं आगे।
कर नवजात को टीकाकरण कब शुरू किया जाता है? 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, जन्म के समय या 1 माह बाद। तो कह नवजात को टीकाकरण कब शुरू किया जाता है? नवजात का टीकाकरण कब शुरू किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जन्म के समय। तो व्याख्या यानी बीसीजी ओपीवी जन्म पर क्या होते हैं? दिए जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण क्या है? मृत्यु दर बढ़ना, जन्म दर बढ़ना, प्रवास, शहरीकरण। तो जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण क्या है? तो हमारा 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जन्म दर का बढ़ना। तो जन्म दर अधिक होना मुख्य कारण है। तो बढ़ते हैं आगे। कर गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार मापने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अल्ट्रासाउंड, फंडल हाइट, एक्सरे या सीटी स्कैन। तो गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार मापने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, फंडल हाइट, यानी यह सरल व सुरक्षित तरीका होता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो कर नवजात में पीलिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? संक्रमण, रक्तस्राव, फिजियोलॉजिकल या यकृत रोग। तो नवजात में पीलिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइकोलॉजिकल। यह अपरिपक्वता के कारण होती है। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य संगठन का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? उपकेंद्र, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल। तो सामुदायिक स्वास्थ्य संगठन का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिला अस्पताल। जिला स्तर पर अधिक सुविधाएं होती हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कर सामुदायिक स्वास्थ्य में कवरेज शब्द का अर्थ क्या है? सेवा की गुणवत्ता, सेवा की लागत, लक्षित जनसंख्या तक सेवा की पहुंच या सेवा का प्रभाव। तो सामुदायिक स्वास्थ्य में कवरेज शब्द का अर्थ क्या है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लक्षित जनसंख्या तक सेवा की पहुंच, यानी कवरेज बताता है कि कितनी आबादी तक क्या हो रही है? सेवा पहुंची है। तो बढ़ते हैं आगे। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, सेशन पसंद आ रहा तो सेशन को लाइक कर लिए। और सुबह को 4 बजे आपकी फिर एक महामैराथन चलने वाली है, तो सुबह को जुड़ना मत भूलिएगा। 4 बजे 4 बजे आपकी मैराथन क्लास ज़बरदस्त तरीके से चलेगी। जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, आप व्हाट्सअप करके जुड़ जाइए 98392546 9839254616। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर टेलीग्राम पर आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको टेस्ट मिलते रहेंगे, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी आपको टेस्ट मिलता रहेगा। यदि आप किसी अन्य स्टेट, यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, तो आपको टेस्ट ग्रुप से आप जुड़ सकती हैं। तो गर्भावस्था में सबसे पहले महसूस होने वाला संभावित प्रीजम्पटिव लक्षण कौन सा है? भ्रूण हृदय धड़कन, उल्टी मतली, गर्भाशय वृद्धि या भ्रूण की गति। तो गर्भावस्था में सबसे पहले महसूस होने वाला संभावित लक्षण कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उल्टी मतली। मतली उल्टी हार्मोनल बदलाव से प्रारंभिक संकेत है। तो बढ़ते हैं आगे। कर नवजात में सामान्य हृदय गति कितनी होती है? 120 से 160, 80 से 100, 60 से 80 या 80 से 180 से 200। तो हमारा 120 से 160 होती है। नवजात की हृदय गति वयस्क से क्या होती है? अधिक होती है। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन का तात्पर्य क्या है? केवल स्वास्थ्य विभाग, निजी अस्पताल, विभिन्न विभागों का सहयोग या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में जो हमारे इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन का तात्पर्य क्या है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न विभागों का सहयोग। वो विभागीय सहयोग से स्वास्थ्य परिणाम बेहतर होते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा गर्भावस्था में रक्तचाप अचानक गिरने की स्थिति को क्या कहते हैं? प्रीक्लेम्सिया, सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम, एक्लेम्सिया या हाइपरटेंशन। तो गर्भावस्था में रक्तचाप अचानक गिरने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नवजात में सबसे पहले कौन सा फंटानेल बंद होता है? एंटीरियर, मास्टाइड, स्फिनाइडल या पोस्टीरियर। तो कह रहा नवजात में सबसे पहले कौन सा फंटानेल बंद होता है? तो 31 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी,
पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर हो जाएगा राइट आंसर। पोस्टीरियर फंटानेल 6 से 8 सप्ताह में बंद हो जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। कर सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? दवा का वितरण, स्वास्थ्य शिक्षा, अस्पताल प्रबंधन या प्रयोगशाला परीक्षण। तो कह रहा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य शिक्षा। यानी व्यवहार परिवर्तन हेतु तो स्वास्थ्य शिक्षा क्या होता है? मूल कार्य है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा गर्भावस्था में रिलैक्सिन हार्मोन का प्रमुख प्रभाव क्या है? दूध का स्राव, रक्तचाप नियंत्रण, सुरुली जोड़ों का ढीला होना करना या भ्रूण वृद्धि। तो गर्भावस्था में रिलैक्सिन हार्मोन का प्रमुख प्रभाव क्या है? तो गर्भावस्था में रिलैक्सिन हार्मोन का प्रमुख प्रभाव क्या है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरुली जोड़ों को क्या करता है? ढीला करना। यानी यह प्रसव के लिए सुरुली को क्या करता? तैयार करता है। तो बढ़ते हैं आगे। करण नवजात को पैसिव इम्यूनिटी मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? कोलोस्ट्रम, प्लेसेंटा, टीकाकरण या दवाएं। तो करण नवजात में पैसिव इम्यूनिटी किससे प्राप्त होती है? तो हमारा 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलोस्ट्रम। तो क्या बात है, सभी शेरनियों के आंसर आ रहे हैं और शेरनियों को भी सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। क्या जनसंख्या अध्ययन का वैज्ञानिक नाम क्या है? एंथ्रोपोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, डेमोग्राफी या सोशियोलॉजी। तो जनसंख्या अध्ययन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जनसंख्या अध्ययन का वैज्ञानिक नाम है ऑप्शन नंबर सी, डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी जनसंख्या संरचना का अध्ययन है। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भावस्था में कुल रक्त मात्रा कितने प्रतिशत तक बढ़ जाती है? 30 से 50, 20 से 25 या 10 से 15 या 60 से 70। तो गर्भावस्था में कुल रक्त मात्रा कितने प्रतिशत बढ़ जाती है? तो हमारा 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 30 से 50%। ऑप्शन हो जाएगा राइट। गर्भावस्था में कुल रक्त मात्रा कितने प्रतिशत बढ़ जाती है? 30 से 50%। बढ़ी हुई मात्रा भ्रूण व प्रसव की मांग को क्या करती है? पूरी करती है। तो बढ़ते हैं आगे। नवजात में मेकोनियम पासेज सामान्यतः कब होता है? जन्म से पहले, जन्म के बाद, 24 घंटे भीतर या 72 घंटे बाद। तो जन्म के 24 घंटे के भीतर क्या होना चाहिए? मेकोनियम पास हो जाना चाहिए। यानी देर से होने पर आंतर अवरोध का क्या होता? संदेश होता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सामुदायिक आवश्यकता आकलन का पहला चरण कौन सा है? समाधान लागू करना, समस्या की पहचान, मूल्यांकन या रिपोर्ट लेखन। तो सामुदायिक आवश्यकता आकलन का पहला चरण कौन सा है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या की पहचान। यानी समस्या पहचानने बिना योजना संभव नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है गर्भावस्था में बढ़ी हुई श्वसन गहराई का कारण क्या है? गर्भाशय दबाव, प्रोजेस्टेरॉन का प्रभाव, दर्द या एनीमिया। तो गर्भावस्था में बढ़ी हुई श्वसन गहराई का कारण क्या है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरॉन का प्रभाव। प्रोजेस्टेरॉन श्वसन केंद्र को उत्तेजित करता है। तो बढ़ते हैं आगे। नवजात में सबसे अधिक ऊष्मा हानि किस विधि से होती है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या एवोपोरेशन। तो नवजात में सबसे अधिक ऊष्मा हानि किस विधि से होती है? तो हमारा हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर डी, गीली त्वचा से वाष्पीकरण द्वारा ऊष्मा जाती है। तो हो जाएगा एवापोरेशन। तो बढ़ते हैं आगे। सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन्म दर बढ़ाना, शिशु वजन बढ़ाना, मातृ मृत्यु दर कम करना या अस्पताल संख्या बढ़ाना। तो सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मातृ सुरक्षा इसका केंद्रीय लक्ष्य होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भावस्था में अनुमानित प्रसव तिथि ज्ञात करने का नियम क्या कहलाता है? अबगार नियम, नेगल नियम, ग्रांट नियम या ब्राउन नियम। तो गर्भावस्था में अनुमानित प्रसव तिथि ज्ञात करने का नियम क्या कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेगल नियम। तो नेगल नियम हो जाएगा राइट आंसर। एलएमपी से में 9 माह 7 दिन जोड़कर ईडब्ल्यूडी क्या की जाती है? निकाली जाती है। तो बढ़ते हैं आगे।
43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नवजात में रिफ्लेक्स मोरो किससे संबंधित है? चूसना, पकड़ना, डर प्रतिक्रिया या चलना। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डर प्रतिक्रिया। तो अचानक उत्तेजना से हाथ पैर क्या होते हैं? फैलते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए लग रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी की आबादी कवरेज कितनी होती है? 5,000, 10,000, 30,000 या 1,00,000। तो कह रहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पीएससी की आबादी कवरेज कितनी होती है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30,000। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में पीएससी लगभग 30,000 आबादी को क्या करता है? कवर करता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था में एनीमिया का सबसे सामान्य कारण कौन सा है? विटामिन बी 12 की कमी, फोलिक एसिड की कमी, प्रोटीन की कमी या आयरन की कमी। तो कह रहा गर्भावस्था में एनीमिया का सबसे सामान्य कारण कौन सा है? तो 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आयरन की कमी। तो बढ़ी हुई आयरन आवश्यकता से कमी होती है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नवजात में सामान्य रक्त शर्करा स्तर कितना माना जाता है? तो 20 से 30 mg पर DL या 30 से 40 mg पर DL या 40 से 60 mg पर DL या 70 से 90 मिलीग्राम पर DL। तो नवजात में सामान्य रक्त शर्करा स्तर कितना माना जाता है? तो हमारा 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 40 से 60। इससे कम होने पर हाइपोग्लाइसीमिया माना जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। कर सामुदायिक स्वास्थ्य में रेफरल सिस्टम का उद्देश्य क्या है? रोगी को हटाना, उच्च स्तर पर उपचार उपलब्ध कराना या आंकड़े एकत्र करना या खर्च कम करना। तो सामुदायिक स्वास्थ्य में रेफरल सिस्टम का उद्देश्य क्या है? तो हमारा 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उच्च स्तर पर उपचार उपलब्ध कराना। उचित मामलों में के लिए उच्च सुविधा आवश्यक होती है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर गर्भावस्था में कोलेस्ट्रॉल स्तर बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? संक्रमण, भ्रूण वृद्धि, स्टेरॉयड हार्मोन या जमा वसा। तो कह रहा गर्भावस्था में कोलेस्ट्रॉल स्तर बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो हमारा 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेरॉयड हार्मोन निर्माण। यह एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन निर्माण हेतु क्या होता है? आवश्यक होता है। तो बढ़ते हैं आगे। दो क्वेश्चन और बचे हैं। नवजात में स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट का सबसे बड़ा लाभ क्या है? वजन वृद्धि, तापमान स्थिरता, कोरोना कम होना, संक्रमण बढ़ना। तो नवजात में स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट का सबसे बड़ा लाभ होता है ऑप्शन नंबर बी तापमान स्थिरता। यानी मां के संपर्क से ऊष्मा संतुलन बना रहता है। तो बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन का है सामुदायिक स्वास्थ्य का सबसे विश्वसनीय स्वास्थ्य संकेतक कौन सा है? अस्पतालों की संख्या, डॉक्टर जनसंख्या अनुपात, जीवन प्रत्याशा, दवाओं की उपलब्धता। तो सामुदायिक स्वास्थ्य का सबसे विश्वसनीय स्वास्थ्य संकेतक कौन सा है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीवन प्रत्याशा। यानी लंबा और स्वस्थ जीवन समग्र स्वास्थ्य को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो मैं उम्मीद है ये आपको 50 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। और सेशन भी पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सुबह भी 4 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। सुबह में 4 बजे महामैराथन जो प्रश्नों का महासंग्राम चल रहा है वो चलने वाला है। तो हमने 1100 प्लस क्वेश्चन क्या कर लिए हैं? कंप्लीट कर लिए हैं 2 पार्ट में और 38 टॉपिक प्रत्येक टॉपिक वाइज हमने पढ़ा था। और कल सुबह में मिक्स क्वेश्चन लेकर आएंगे 200 प्लस क्वेश्चन। तो इस सेशन को देखना मत भूलिएगा सुबह वाली क्लास में। तो एकदम शानदार तरीके से सुबह वाली क्लास में आप सभी को जुड़ना है। तो एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग को क्या करना है? सुबह में जुड़ना है। तो सभी श्रेणियाँ एकदम शानदार तरीके से तैयार रहेगा। 200 प्लस क्वेश्चनों का हम क्या करने वाले हैं? भंडारा करने वाले हैं। तो इस प्रश्नों के महासंग्राम में एकदम संग्राम चल रहा है। एकदम सभी योद्धाओं का स्वागत है इस महासंग्राम में। तो जो भी योद्धा हैं जरूर जुड़े, जो आपके एग्जाम के लिए क्या होगा? वरदान साबित होगा। तो जरूर जुड़िएगा मॉर्निंग में सुबह को कितने बजे? 4 AM पर। तो ये आपके लिए वरदान से कम नहीं होगा, आपके
किसमें, एग्जाम के लिए। तो सुबह 4 बजे आपको जुड़ना है। तो सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे मॉर्निंग वाली क्लास में 4 बजे मैराथन क्लास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। आप सभी को शुभ रात्रि। सो जाइए, 4 बजे आराम से जग जाइएगा। तो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।